Good morning students, welcome you all to the SSC class. From the last two classes we are discussing the civics chapter 3rd, that is the working of the state government. Okay, last two classes हम civics chapter 3rd working of the state government पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसमें हमने देखा था 3 टाइप्स की इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, लोकल, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. लोकल में अपने क्लास 6 में पढ़ा था. नाउ क्लास 7 में स्टेट लेवल गवर्नमेंट पढ़ोगे, क्लास 8 में आप लोग सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था स्टेट गवर्नमेंट 3 पार्ट्स की है. लेजिस्लेचर 3 ऑर्गन्स है इसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. फिर उसके बाद हमने लेजिस्लेचर पढ़ा था जो लॉज बनाती है. ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद. ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन की थी. फिर एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, लागू ओबे करवाने. इसमें 3 पार्ट्स हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इनके डिटेल में डिस्कस किया था. फिर जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेटेड मीनिंग बताती है लॉज का. और हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी हमारी जो स्टेट में होती है, कौन सी होती है? हाई कोर्ट, जिसे कौन हेड करता है? चीफ जस्टिस. हाई कोर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ द स्टेट. ठीक है, जहाँ पे कैपिटल होती है जो स्टेट्स की, वहाँ पे लोकेटेड होती है. ठीक है, हाँ जी. ये पनिशमेंट देती है लॉ ब्रेकर्स को. ठीक है, और कुछ कोई डिस्प्यूट्स होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसे भी सेटल करती है. फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ अदर कोर्ट्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, न्याय पंचायत से. ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टडी की थी वर्किंग ऑफ द स्टेट. ठीक है, इनमें तीनों ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एक दूसरे पर चेक रखते हैं वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट मिस यूजिंग देयर पावर. ठीक है, जब इलेक्शन, हाँ जी, जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट जिसने सबसे ज़्यादा वोट की जीती होती हैं, दे आर इन्वाइटेड. वो उन्हें इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. जो उनका लीडर होता है उसे क्या बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर. ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कुछ अपने मिनिस्टर्स मेंबर सेलेक्ट करता है. ठीक है, एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट देता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन. ठीक है, ठीक, ये सारा मिलके क्या बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव. ठीक है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फिर हमने फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर पढ़ा थे. ये लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं. ठीक है, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं स्टेट को रनिंग के लिए. ठीक है, चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने मिनिस्टर्स को देते हैं. ठीक है, और उनकी एक्टिविटीज़ पे मॉनिटर करते हैं, मतलब चेक रखते हैं. अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी साथ में रिज़ाइन करना पड़ता है. ठीक है, चीफ मिनिस्टर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इन टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू, किसे एडवाइस देते हैं? गवर्नर को. ठीक है, और अपने ये कन्वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस भी किसको कन्वे करते हैं? गवर्नर को. ठीक है, देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस, हमने उसके बाद पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट आ जाती है, जिस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है. स्टेट डिफरेंट सब्जेक्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट 100 सब आइटम्स है जिस पे लॉज बनाती है. फिर स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती हैं. देयर आर अराउंड 59 आइटम्स हैं. ठीक है, जिन पे लॉज. कंकरेंट लिस्ट है जिस पे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाती हैं. ठीक है, हाँ जी. फिर उसके बाद हमने देखा था लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरह लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे, दैट वी डिस्कस इन लास्ट क्लास. हाँ जी. फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व, किस तरह, क्या फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, पहले 2015 से पहले ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था रिसोर्सेज कंट्री में? प्लानिंग कमीशन बनाया, 5 ईयर्स प्लान. फिर उसके बाद 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? नीति आयोग. ठीक है, हाँ जी. उनका मेन क्या होता है? भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखती है. ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन में भी और फ्यूचर जनरेशन में भी. ठीक है, हाँ जी. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट भी अपने क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव यूज़, रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली यूज़ करती है. ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं. फिर उसके बाद लैंड एज ए रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि रिसोर्स हर क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है?
भी सभी रिसोर्सेज को अपनी तरह मतलब बेस पे यूज़ करते हैं जुडिशियसली, मतलब गुड जजमेंट के साथ। ये नहीं है भी सभी सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं सबको रिसोर्सेज मिले, ये नहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिले दूसरे सेक्शन को न मिले। उनका मेन पर्पस होता है सभी सेक्शंस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। फिर उसके बाद हम डिस्कस किया था, ठीक है, सबसे बड़े एक लैंड है रिसोर्स जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। इसकी ऑनरशिप हमेशा कंट्रोवर्सी में किसके पास होना, रिच लैंडलॉर्ड या पुअर लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो फिर एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसीजन दिया व्हाट शुड बी डन, लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसके टेकिंग द ऑनरशिप फ्रॉम द रिच लैंडलॉर्ड टू पुअर फार्मर्स। उनका जो मालिक थे लैंडलॉर्ड, ठीक है, जो लैंड के जो ऑनर्स थे उनकी ओनरशिप रिच लैंडलॉर्ड से लेके पुअर फार्मर्स तक देनी, ठीक है। इस पॉलिसी को क्या कहते थे, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। नीड क्यों थी लैंड रिफॉर्म्स की, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लैंड किसके इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो इनका वन ऑफ द मेजर कॉज था रूरल पॉवर्टी, गरीबी के लिए। क्योंकि रूरल एरियाज में प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या इंडियन पॉपुलेशन की होती है, एग्रीकल्चर, ठीक है। सो आफ्टर जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद उन्होंने रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मतलब पॉवर्टी थी। उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद रिच लैंडलॉर्ड ज़्यादा लैंड को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, और वो टेनेंट फार्मर उनके नीचे कुछ जो जिनके पास लैंड नहीं होती थी, जहाँ बहुत कम लैंड होती थी, उन्हें बोलते थे आप हमारी लैंड पे काम करो, आप उसके बदले में जो भी आप लोग काम करोगे, जितना आप लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/2% हमें दो, हाफ आप अपनी तरफ रख। जो हाफ वो दूसरों को देते, मतलब लैंडलॉर्ड्स को देते थे, दे गिव इन द फॉर्म ऑफ टैक्सीज या रेंट की फॉर्म में देते थे, ठीक है, उसके यूज़ के लिए। जो टेनेंट फार्मर्स की जो कंडीशन थी, जो वीक फार्मर थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ख़राब थी, ठीक है। उन्हें कभी भी नहीं पता होता था जब मर्जी उनको उनकी लैंड से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक, एट एनी टाइम। सो वो कभी भी लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करने में कभी हेजिटेट करते थे, मतलब उन्हें हमेशा डर लगता था, ठीक है। इसलिए उनकी जो क्रॉप की फसल थी अच्छी नहीं होती, यील्ड अच्छी नहीं होती थी। और जो टेनेंट फार्मर से वीक फार्मर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में रहते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा पॉवर्टी थी, ठीक है, हमेशा गरीब रहते। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इस गैप को करेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में एक लॉज पास किए थे, जिससे क्या हुआ, लैंडलेस फार्मर्स जब जिससे प्रोटेक्शन मिली थी, लैंडलेस जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी या मार्जिन बहुत थोड़ी लैंड थी, ठीक है। अगर इन लॉज को इन्फोर्स करके उन्होंने इंश्योर किया था अगर कोई इन लॉज को नहीं मानेगा, ठीक है, अगर तो उसे ही शुड बी गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ही शुड नॉट बी गो अनपनिशेबल, उसे हमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में डिस्कस किया था। हाँ जी, नेक्स्ट कम्स दी केस स्टडी, लैंड रिफॉर्म्स इन उड़ीसा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे, उड़ीसा में कुछ लैंड रिफॉर्म, लैंड के पॉलिसीज़ में जो चेंजेस थे ऑनरशिप में, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उड़ीसा। द स्टेट ऑफ उड़ीसा वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू पास सेवरल पाथ ब्रेकिंग लॉज, ठीक है। लॉज की जो लैंड ऑनरशिप के कंसर्न में उड़ीसा एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड मोर इक्विटेबल एंड टू इंश्योर दैट लैंडर्स पीजेंट्स कुड नाउ ओन लैंड, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन थी, डिफरेंट जो भी ग्रुप्स थे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सबको इक्वल। जो लैंडलेस पीजेंट जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं थी उन्हें भी लैंड मिले, ठीक है। उन्होंने 3 लॉज पास किए थे। द उड़ीसा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960, ठीक है, फर्स्ट लॉ था। गेव द लैंड राइट टू द टेनेंट्स, ठीक है, पुअर फार्मर्स थे जिनके बहुत कम लैंड थी, जो वो एज ए रेंट पे काम करते थे, ठीक है। एम टू इनकरेज द प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इसका मेन पर्पस क्या था, इनकरेज करना, ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है, प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करना, ये नहीं है किसी को ज़्यादा किसी को, प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। सेकंड था उड़ीसा लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1970, इसमें कुछ इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे, चेंजेस लेके आए थे। किस ईयर में हुई थी, 1973। पुट ए सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड, पुट ए सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द लैंड ए फैमिली कुड होल्ड, बोला एक लिमिट लगानी कितनी लैंड
ठीक है, कितनी लैंड होनी चाहिए एक फैमिली के पास, ठीक है। एज पर द एक्ट ए फैमिली ऑफ द 5 कुड नॉट हैव ओन मोर देन 10 एकर्स ऑफ द लैंड। अगर कोई फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो उनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, इतनी उन्होंने लिमिटेशंस लगाई थी, ठीक है। इफ़ देर आर मोर मेंबर्स, अगर 5, ठीक है, 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ए फैमिली वुड बी अलाउड टू ऑन मैक्सिमम ऑफ 18 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो सिर्फ वो 18 एकर्स लैंड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। द एक्सेस लैंड वॉज टू बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस पीजेंट्स, ठीक है। जो एक्सेस लैंड उनसे ज़्यादा बाकी बच जाती है तो वो गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी लैंडलेस पीजेंट्स, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होती है, पहले वो लैंड किसको देते हैं, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू लैंडलेस विडोज अनमेरिड वुमेन वाइल रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस। किसको फर्स्ट देते हैं, लैंडलेस विडोज, ठीक है, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हुई होती है और उनके पास लैंड भी नहीं, तो एक्सेस लैंड उसे देते हैं। फिर सेकंड में अनमेरिड वुमेन, जिनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, काफ़ी ओल्ड एज होती हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई थी। द एम ऑफ द एक्ट वॉज टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड मोर इक्विटेबल। इसका भी सेम एम है, भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इक्विटेबल हो, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। एंड टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना, इकोनॉमिकली भी और क्या कहते हैं सोशली, ठीक है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। थर्ड था शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। शेड्यूल मतलब जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ST ST, ठीक है। और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, ठीक है, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट डेट इज 2006, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लैंड ऑनर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, किसके राइट को प्रोटेक्ट करना, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वाइल द एक्ट वॉज पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट रिमेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। नो डाउट ये एक्ट किसने पास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, लेकिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे इम्प्लीमेंट लागू करनी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेट गवर्नमेंट की। हाँ जी। However, these laws did not yield the desired results, ठीक है। This is because, लेकिन ये laws ने अच्छे results नहीं दिए, क्यों, इसके पीछे कुछ reasons थे। फर्स्ट रीज़न था the rich landlords agreed to transfer the land on paper but did not actually give the land to the peasants, ठीक है। रिच लैंडलॉर्ड्स मतलब उन्होंने एग्री कर गए थे, मान गए थे भी अपनी लैंड पुअर पेजेंट्स को देंगे, लेकिन ठीक है पेपर पे भी उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लैंड कभी भी देते नहीं थे, ठीक है, पेजेंट्स को। दे कंटिन्यू टू ऑन एंड कल्टिवेट इट देमसेल्व्स, वो खुद अपनी लैंड को मतलब अपने खुद ही मालिक रहते थे और खुद ही इस पर एग्रीकल्चर करते थे। द पेजेंट्स वॉज टू स्केयर टू फाइट दैम, मतलब पेजेंट्स भी डरते थे उनके अगेंस्ट फाइट करने से, ठीक है। सेकेंड रीज़न था देयर वर नो रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड ऑनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप टू द लैंडलेस वॉज दस नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑनरशिप का किसके पास है लैंड, कौन इसका मालिक है, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं होता था, इसलिए ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करना किसको, लैंडलेस फार्मर्स को पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनका सही मालिक ही नहीं पता होता था कौन है, ऑनर नहीं पता होता था कौन था। थर्ड, द लैंड द पीपल गेव वॉज यूजली ऑफ पुअर क्वालिटी, मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द पीजेंट्स टू कल्टिवेट। जो लैंड रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो लैंड पुअर फार्मर्स को देते थे वो पुअर क्वालिटी की होती थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स के लिए, पुअर फार्मर्स को उस पर कल्टिवेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, उस पर मतलब एग्रीकल्चर करना वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट, उड़ीसा इज़ ए मिनरल रिच स्टेट वेयर वास्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन बॉट बाय लार्ज माइनिंग कंपनीज, ठीक है। उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत बड़े मिनरल्स, इसकी लैंड में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी, ठीक है, वो कौन लेता था, मिनरल इंडस्ट्रीज़ कंपनीज लेती थी अपने मिनरल्स की मिंटिंग करने के लिए, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इससे भी पुअर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल फेस करने पड़ रहे थे। द ट्राइबल एरियाज आर यूजली
वन मोस्ट इफेक्टेड बाय जो पुअर पीपल, जो मतलब एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे क्या कहते हैं रूरल एरियाज थे, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ियों वाले एरियाज से, इससे क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मिनरल कंपनीज, क्या कहते हैं, माइनिंग कंपनीज ये अपने लिए एग्रीकल्चर लैंड यूज़ करती थी फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। लास्ट, एग्रीकल्चर लैंड इज़ बीइंग डिवाइडेड फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स लाइक बायोफ्यूल। ठीक है, एग्रीकल्चर जो उड़ीसा में लैंड थी, इसमें क्या हुआ, इन्होंने डिवर्ट कर दी, जो पहले फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती थी, राइस वीट के लिए, फिर बाद में इन्होंने किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर ली, क्रॉप, कैश क्रॉप्स, बायोफ्यूल के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला, दिस इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट, बट इज़ ए बिग ब्लो टू द स्मॉल फार्मर। इससे बहुत बड़ा झटका लगा स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स फूड क्रॉप्स पे डिपेंड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हु डिपेंड ऑन द लैंड टू गेट फूड फॉर फूड दे ईट, क्योंकि वो हमेशा उस लैंड पे डिपेंड करते थे जिससे उन्हें फूड मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ रीजंस थे इन लॉज के फेलियर के। हाँ जी, लास्ट टॉपिक, द रोड अहेड। ठीक है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया इसे इम्प्रूव करना। डिस्पाइट द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ए लार्ज सेक्शंस ऑफ द population especially in rural areas continues to be deprived of their rights. नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, इंटरफेरेंस की, लेकिन अभी भी कुछ पॉपुलेशन थी स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में, मतलब गांव में थी, ठीक है, विलेजेस में थी, अभी भी अपने राइट्स से डिप्राइव थे, अभी भी उन्हें राइट्स, प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हुए थे। सो नेक्स्ट सी, विद मल्टीपल यूजेस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, the Council of the Ministers in the state government will have to plan its policies and action carefully, keeping in mind the demands of the different groups. ठीक है, नो डाउट एग्रीकल्चर लैंड के बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे स्टेट्स में, ठीक है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह डेवलप की, ठीक है, डिफरेंट डिमांड्स को माइंड में रख के भी, किस तरह एग्रीकल्चर कि लैंड के डिफरेंट यूज़ हैं, इसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हर सेक्शन को इक्वली अपनी डिमांड के क्या कहते हैं फुलफ़िल कर सके। ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर लैंड के क्या यूजेज हैं, इंडस्ट्रीज हु वांट द लैंड टू सेट अप फैक्ट्रीज, माइनिंग कंपनीज हु वांट टू एक्वायर लैंड फॉर सेटिंग माइंस, फार्मर्स हु वांट द लैंड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन लार्ज प्लांटेशन। ठीक है, एंड द मार्जिनल फार्मर्स हु डिपेंड ऑन द लैंड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, इंडस्ट्रीज को क्यों लैंड चाहिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, वैसे ही माइनिंग कंपनीज़ को लैंड क्यों चाहिए, ठीक है, अपनी माइंस बनाने के, जिससे वो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फार्मर्स को लैंड क्यों चाहिए, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये कौन थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, और कुछ मार्जिनल फार्मर जो पुअर फार्मर्स थे, उन्हें लैंड क्यों चाहिए थी, क्योंकि वो लैंड अपने सर्वाइवल, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब ऐसी लैंड मिले जिससे क्या कहते हैं ज़्यादा वो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करें और उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। इसलिए ये डिफरेंट यूजेस थे एग्रीकल्चर लैंड के। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे वो क्या कहते हैं ये सभी ग्रुप्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। दस द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी would be to strike a balance between the demands of the different interest groups and to ensure that the land acquisition for the industrialization, mining, commercial agriculture, for the economic progress of this does not affect the lives and livelihoods of the people living in the regions. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैलेंस मेंटेन करके रखना डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स में, जिसमें इंडस्ट्रीज भी आ जाते हैं, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है, जो जिससे क्या कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, जहाँ पे पीपल चाहिए, जिनको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, जिससे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो स्टेट की। ठीक है, इससे जो यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बैलेंस मेंटेन करना, ताकि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो भी लैंड यूज़ करें उससे लोगों की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ना ही लोगों के लाइवलीहुड्स पे, ना ही उनकी मतलब खुशहाली पे, ना ही उनकी लाइफ पे, जो पीपल लिविंग इन द रूरल रीजन्स या ट्राइबल रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे पॉलिसीज या प्लान्स इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। सो विद दिस वी हैव completed this chapter, the working of the state government. If you have any doubt you can ask. Now I will share with you the question answers and book exercise. Question answer you have to write on your notebooks and complete the book exercise on the textbooks. Thanks and have a nice day.